साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है ना एक मशीन है, क्या है? एक मशीन है जिसके द्वारा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है और एक्सेलरेट करके उसके एनर्जी को बढ़ाया जाता है। अब जो वो हाई एनर्जेटिक वाला चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं न्यूक्लियस को ब्रेक करके जो रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके बारे में जानकारी के लिए। क्या होगा न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद, ठीक है ना? तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका क्या यूज है? तो इसके द्वारा चार्ज पार्टिकल को किसी मटेरियल में इम्प्लांट करते हैं, मतलब डाल देते हैं, और उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। इसके अलावा नया मटेरियल भी बनाया जा सकता है। ये इसका मेन यूज है, ठीक है ना? साइक्लोट्रॉन में देखो क्या होता है, एक इवैक्यूएटेड मेटालिक बॉक्स। इवैक्यूएटेड कहने का मतलब है इसके अंदर के एयर को निकाल दिया जाता है। क्यों? ताकि एयर मोलिक्यूल के साथ चार्ज पार्टिकल का कोलिजन नहीं हो, कोलिजन को कम करके टक्कर को पूरे अंदर का एयर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना? यानी हो गया इवैक्यूएटेड मेटालिक बॉक्स। और इसके अंदर ये दो देख रहे हो ना, डी शेप का, जो लेटर डी है, ABCD है ना, डी शेप का दो मेटालिक कंटेनर है, यानी इसको कह सकते हो, ये जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, ये हो गया डी शेप्ड मेटालिक कंटेनर। ये हो गया दो डी शेप्ड मेटालिक कंटेनर। ओके, ये जो दोनों डी देख रहे हो, D1 D2, एक हाई वोल्टेज सोर्स यानी ऑसिलेटर से जुड़ा रहता है। पूरे बॉक्स के अंदर जो होता है ना, पूरे बॉक्स के अंदर चार्ज पार्टिकल सील्डेड रहता है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अब ये देखो, इन दोनों डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म होता है, सब जगह एक समान रहता है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो कोई चार्ज है, ये मान लेते हैं Q। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया, रखा गया, ठीक है ना, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके द्वारा चुंबकीय बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को पहले डी यानी D1 में पुश कर देता है। जैसे ही ये D1 के अंदर जाता है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, समझ गए, जिसके कारण वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देता है। फिर दोबारा चार्ज पार्टिकल जो है D1 से बाहर आता है और D2 में जाता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, फिर एक्सेलरेट होता है। प्रत्येक बार जब वो D1 से D2 में होते रहता है चार्ज पार्टिकल, उस पर फोर्स लगता रहता है और वो एक्सेलरेट होता रहता है। एक्सेलरेशन बढ़ता है, मान लो एक्सेलरेट होते गया, यानी उस कारण क्या होता है, उसका एनर्जी बढ़ते रहता है। प्रत्येक बार एक्सेलरेट होता है, एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना? और एनर्जी बढ़ने के कारण जो पाथ का रेडियस वो लगातार बढ़ते रहता है। पाथ का रेडियस यानी त्रिज्या लगातार बढ़ते रहता है, और इस तरह से पाथ जो है वो हो जाता है स्पाइरल। कैसा हो जाता है? स्पाइरल हो जाता है। लगातार मान लो पाथ का रेडियस बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब पाथ का रेडियस जो है ना डी के रेडियस के बराबर, यानी D1 चाहे D2 जो दोनों के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन प्लेट, यहाँ पर देखो लगा हुआ है डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट के द्वारा चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और वो चार्ज पार्टिकल जो है एग्जिट पोर्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? यही चार्ज पार्टिकल का यूज किया जाता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को जानने के लिए, यानी न्यूक्लियस को ब्रेक कर करके जो रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसका स्टडी किया जाता है।
इसके अलावा चार्ज पार्टिकल को मटेरियल में इम्प्लांट करके डाल करके उसका प्रॉपर्टी बदलते हैं या नया मटेरियल भी बनाते हैं। ये दो साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंट किया गया था, दो साइंटिस्ट ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टोन के द्वारा 1934 में। मेन पर्पस वही था, ठीक है ना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को जानना। It is a machine that accelerates charged particle, और इसको आयन भी कह सकते हो, चार्ज पार्टिकल और आयन टू हाई एनर्जी, high energy. It is invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingstone in 1934 to investigate the nuclear structure. That is to break the nucleus to study resulting nuclear reactions. It is also used to implant charged particles into the material to change its property or even synthesize new material. New materials. It uses the fact that the frequency of revolution of charged particle in magnetic field is independent of energy. हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, दोनों यूज होता है और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड फील्ड। क्या कहते हैं? क्रॉस्ड फील्ड कहते हैं। It uses combination of perpendicular electric and
मैग्नेटिक फील्ड्स, इसको कहते हैं क्रॉस्ड फील्ड, क्रॉस्ड फील्ड्स। दो डी शेप का मेटालिक कंटेनर है D1 D2, तो इसको जो है इवैक्यूएटेड मेटालिक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। दोनों डी जो है ऑसिलेटर हाई वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, चार्ज पार्टिकल Q को प्रोजेक्ट किया जाता है, जिस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कहाँ पर है चार्ज पार्टिकल? दोनों डी के बीच में, दोनों डी के बीच में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाता है, चार्ज पार्टिकल को पुश करके पहुंचा देता है कहाँ? पहले डी में, यानी D1 में। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, एक्सेलरेट होता है, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ता है, और फिर वो उसको कहाँ पुश करके बाहर कर देता है। फिर मैग्नेटिक फोर्स उसको दूसरे डी में पहुंचा देता है, D2 में पहुंचा देता है। यहाँ भी उस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सेलरेट होता है, एनर्जी बढ़ता है, ठीक है ना। और इस तरह से वो एक डी से दूसरे डी में जाता है, बार बार एक्सेलरेट होता है, एनर्जी बढ़ता है, उसका पाथ का रेडियस भी बढ़ते चला जाता है, और पाथ कैसा हो जाता है? स्पाइरल, यानी सर्पिलकार। जैसे ही चार्ज पार्टिकल का पाथ का रेडियस डी के रेडियस के बराबर होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट उसको डिफ्लेक्ट करके एग्जिट पोर्ट से बाहर निकाल देता है। ये जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकला उसमें काफी एनर्जी होता है, समझ गए, जिसका यूज लिखवा चुके हैं। यानी क्या कहेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड मेटालिक कंटेनर्स D1 and D2 placed inside an evacuated metallic box. The charge particle inside the box is shielded. That is, electric field inside the box is zero. The magnetic field is uniform everywhere. When a charge particle is projected between the two D, it acted by magnetic force and pushed inside D1, where an electric force acts on it, accelerate it, and pushed it out from the D1. Again, magnetic force acts on it, that pushed it inside D2, where it is again acted by electric force and accelerates. Every time it moves from D1 to D2, it accelerates, its energy increases, and its path, radius of path also increases. When radius of path becomes radius of D, it is deflected by deflection plate and comes out through the exit port. Frequency of revolution of charged particle मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल केस में बताया थे फ्रीक्वेंसी के बारे में, यानी QV डिवाइडेड बाई 2πm, वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये हो जाएगा QV डिवाइडेड बाई 2πm। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यानी लिख देते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज known as cyclotron frequency. This frequency is known as cyclotron frequency. अब देखो यहां से निकालेंगे एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना एनर्जी लेके बाहर निकला, समझ गया ना।
तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो अगर मान लो चार्ज पार्टिकल जो है ना, जिस समय बाहर निकले एग्जिट पोर्ट से, उस समय उसका वेलोसिटी v हो, यानी v स्पीड से बाहर निकला, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं इफ द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट थ्रू द एग्जिट पोर्ट इज v, तो देन क्या हो जाएगा, देन r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई qb, और यहां से लिखेंगे v इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाई m। तो देयरफॉर एनर्जी जो हो जाएगा ना, एनर्जी होगा वो किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके सबको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी हो गया चार्ज पार्टिकल का q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यानी इतना ही एनर्जी लेकर के चार्ज पार्टिकल बाहर निकले।